नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पर सबकी नजर रही, जिसमें भारत के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की भी, जिसकी अंक तालिका में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं एथलेटिक्स पहला खेल बन गया है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर इनाम राशि भी देगा। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। सबसे पहले बात करते हैं शतरंज की। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में भारत के डी गुकेश ने हमवतन विदित गुजराती को मात दी। इस जीत के साथ ही गुकेश ने एक बार फिर संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत के ही आर प्रगन्नानंदा ने 8वें दौर में अलीरेजा फिरोजा के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ प्रगन्नानंदा दूसरे स्थान पर हैं। महिला वर्ग में भारत के अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने हमवतन आर वैशाली को मात दी। और अब बात करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने है। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ की टीम ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं। आईपीएल में आज दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस सीजन की शुरुआत में लगातार 3 मैच हारने के बाद मुंबई ने लगातार 2 मैच में जीत दर्ज कर प्रतियोगिता में वापसी की है। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर स्थित चेन्नई सुपर किंग्स को 5 में से 3 मैच में जीत मिली है। आज के मैच में चेन्नई की कोशिश जीत के साथ अपनी स्थिति को बेहतर करने की होगी। वहीं पिछले 2 मैच जीत चुकी मुंबई इंडियंस आज जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ये मैच मुंबई में खेला जाएगा। अब बात कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 3 विकेट और 1 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ राजस्थान 6 में से 5 मैच जीतकर शीर्ष पर बनी हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज इस सीजन में लगातार अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मयंक यादव के बाद अब इसी टीम के एक और तेज गेंदबाज यश ठाकुर भी अपने आप को इस लीग में साबित कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार लगातार खुद को सुर्खियों में बनाकर रख रही है। बल्लेबाजी तो इस टीम की बड़ी ताकत है ही, लेकिन इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पर भी टीम की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। एलएसडी के तेज गेंदबाज यश ठाकुर आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ के लिए महारथी साबित हुए हैं, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में 30 रन देकर 5 विकेट झटके। इस सीजन में 5 विकेट लेने वाले यश पहले गेंदबाज भी रहे। यश ने अपने पहले ही ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को बोल्ड किया। इसके बाद जब यश को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया तो उन्होंने डबल विकेट मेडन ओवर फेंका। आखिरी ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर 5 विकेट हॉल भी पूरा किया। आईपीएल 2023 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने यश ठाकुर को 45 लाख रुपए में खरीदा था। यश ने पिछले सीजन में भी लखनऊ के लिए 9 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 9.08 की इकोनॉमी रेट से 13 विकेट लिए थे। अब आईपीएल 2024 भी यश के लिए एक अच्छा सीजन साबित हो रहा है। यश ठाकुर की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत गति में अच्छा परिवर्तन और स्लोअर बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल है। अपनी इस खूबी के चलते उन्होंने आईपीएल में पहली बार 5 विकेट का हॉल भी पूरा किया और टीम की जीत में अहम भूमिका भी निभाई।
निश्चित रूप से यश ठाकुर और मयंक यादव जैसे चेहरों का गेंदबाजी में इस तरह से सामने आना भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छी तस्वीर सामने रख रहा है और एक तरह से तेज गेंदबाजी के अटैक को और भी ज्यादा पैनापन दे रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं शूटिंग की। मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन पलक गुलिया और युवा शूटर सैन्यम आज रियो डी जेनेरो में आईएसएसएफ के आखिरी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगी। इससे पहले शनिवार को आईएसएसएफ के आखिरी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के पहले क्वालिफिकेशन में पलक और दूसरे में सैन्यम ने 578 का स्कोर बनाकर छठा और 7वां क्वालिफिकेशन स्थान हासिल किया था। बात करते हैं कुश्ती की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहलवान राधिका ने 68 किलो भार वर्ग में रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। एशियाई चैंपियनशिप में राधिका का ये दूसरा पदक है। शिवानी पवार कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहीं। कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में शिवानी ने मंगोलिया की पहलवान डोलगोजराव को 9-7 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं में एक अलग छवि है और अक्सर ही वे कुछ नया करते रहते हैं। पीएम ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की। गेमर्स से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी भी काफी सहज अंदाज में हंसी मजाक करते दिखे। पीएम मोदी ने उन सभी से कई सवाल पूछे। वहीं गेमर्स ने खुशी जाहिर की कि सरकार उनकी क्रिएटिविटी को पहचान रही है। हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजा चुके 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पणकर, पायल धरे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पीएम ने इन गेमर्स के साथ कई दिलचस्प गेम भी खेले और उनसे इन खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज है। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मानो स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। प्रधानमंत्री ने गेमर से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी और गेमिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में नए डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने स्किल बेस्ड गेम्स और तेजी से इनकम कराने वाले गेम्स को चुनने के बीच की परेशानी के बारे में भी पूछा। वहीं वीडियो गेम की लत के बारे में भी बातचीत हुई। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गेमर्स ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाईं और ऑटोग्राफ भी लिए और बाद में इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। गेमर्स ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के अनुभव को भी साझा किया। अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं।
तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या व्हाटएवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो गेम डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारी जो क्लीनलीनेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। एथलेटिक्स पहला खेल बन गया है जो ओलंपिक चैंपियंस को इनाम राशि देगा। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि ओलंपिक विजेताओं को इनाम राशि भी दी जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले के तहत विश्व एथलेटिक्स ने ऐलान किया कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में 48 एथलेटिक्स इवेंट्स होंगे। रिले के स्वर्ण पदक विजेताओं को इनाम राशि आपस में बांटनी होगी। इस तरह एथलेटिक्स पहला खेल बन गया है जो ओलंपिक चैंपियंस को इनाम राशि देगा। ये इनाम राशि ओलंपिक खेलों का महत्व कम करने के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीट को कई जगह से इनाम राशि मिलती है, वो चाहे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो, सरकार हो, उनका अपना खेल संघ हो या फिर उनके स्पॉन्सर हो। ये इनाम राशि हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। खिलाड़ी बस ये जान लें कि हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। हम जानते हैं कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही किसी खेल का विकास होता है। जब खेल आगे बढ़ेगा तो खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में आईओसी द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनाम राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। दुनिया भर के एथलीट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। यह बहुत अच्छा है। हर साल आप इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप फुटबॉलर्स को मिलने वाली इनाम राशि और ट्रैक एंड फील्ड्स में मिलने वाली राशि को देखें तो आपको लगेगा कि मुझे खेल बदल लेना चाहिए। यह एथलीट्स के लिए अच्छी खबर है। इससे आपको लगातार ट्रेनिंग करते रहने के ज्यादा मौके मिलेंगे। एक पेशेवर खेल के लिए ये अच्छा है कि एथलेटिक्स ये सब कर रहा है। मैं इस फैसले के लिए उन्हें सलाम करता हूँ। अपनी बात करूं तो इस फैसले से मेरे जीत के जज्बे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओलंपिक खेल है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आता। हालांकि जब खेल की बात की जाए एक पेशेवर खेल को बनाने की, तो ये फैसला सही दिशा में है। निजी तौर पर मेरे लिए स्वर्ण पदक का मूल्य कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों और टीवी के दर्शकों के लिहाज से एथलेटिक्स ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भाला फेंक चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक को लेकर उनकी तैयारियां सही दिशा में हैं। एथलेटिक्स का खेल हरदम अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।
और इससे जुड़े खिलाड़ियों की कामयाबी अपने आप में इस खेल को नया अक्स देती है। लेकिन हाल ही में विश्व एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी द्वारा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि को दिए जाने की घोषणा ने एथलेटिक्स से जुड़े हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक कदम है और विश्व एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी का ये फैसला एथलीटों के हौसले को बुलंदी देगा। स्पोर्ट की तो एथलेटिक्स में मनी वाइज उतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब बाकी अदर स्पोर्ट में, आप टेनिस में, फुटबॉल में या क्रिकेट में, बाकी स्पोर्ट में देखोगे शायद से एथलेटिक्स में उसके हिसाब से उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ मिल रहा है, क्योंकि पूरा साल मेहनत करते हैं, कुछ तो होना चाहिए। सभी इन द एंड सभी वही सोचते हैं कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी फैमिली को खुश रख सकें और जो भी है लाइफ अच्छी चले, कुछ हमको अच्छा लगता है हम खरीद सकें, अच्छे से रह सकें, अच्छा पहन सके, कुछ एक आधे शौक पूरे कर सके, तो वही है, थोड़ा बहुत वो चीज हो जाती है और काफी हेल्प मिलती है। और उसके बाद थोड़ी एक फैमिली की जो स्टेबल होने की टेंशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि हाँ वही है, पैसा भी जरूरी होता है लाइफ में आगे जीने के लिए। वहीं नीरज ने इस बात को भी साफ कर दिया कि पेरिस ओलंपिक को लेकर उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी को पेरिस में दोहराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम अभ्यास है, जिससे वह दिन रात जुड़े हुए हैं। मेरे माइंड को पता है कि हाँ ये सेकंड ओलंपिक्स है और टोक्यो में गोल्ड था, तो इस बार थोड़ा और मेंटली और फिजिकली प्रिपरेशन और अच्छे से करके जाएंगे। मतलब स्पेशल कुछ नहीं कर रहा हूँ माइंड की ट्रेनिंग के लिए, पर अंदर पता है मुझे कि हाँ पेरिस में ये दूसरा ओलंपिक है, और वो मतलब अंदर अपने आप खुद वो फील आ जाता है। और मेरा ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में और ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तो है ही। और फिजिकली बिल्कुल, बाकी जो टोक्यो से पहले की बात करें, जो भी कमी आती उस टाइम पे, जो भी लगता था वो इस टाइम के बीच में काफी उन पे कोशिश की। बीच में इंजरी भी हुई और फिर उसके बाद ठीक होके compete भी किया, अच्छा भी किया, तो बैलेंस चल रहा है सब कुछ। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया, ये टाइम लग रहा है सब कुछ वो होने में। तो सब अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव चल रहा है सब, मेंटली और फिजिकली सब अच्छा हो रहा है। जाहिर तौर पर ओलंपिक वर्ष में एक बार फिर नजर नीरज पर ही रहने वाली है, लेकिन ये खिलाड़ी खुद को इन बातों से दूर रखकर अपनी तैयारी को जमीनी स्तर से मजबूती देना चाहता है, और यही बात शायद सफलता की सबसे बड़ी पूंजी भी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने कोच गोरान इवानिसेविच को लेकर एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कोच से अलग होने का यह उपयुक्त समय था। उनके मुताबिक कोच इवानिसेविच के साथ रहते हुए उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए, लेकिन अब समय आ गया था कि वे इससे आगे बढ़ें। टेनिस जगत में खुद के नाम से दुनिया को इस खेल की शैली से परिचित कराने वाले विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन किसी खिताब को लेकर नहीं, बल्कि अपने कोच गोरान इवानिसेविच से अलग होने को लेकर। पिछले दिनों जोकोविच ने कोच गोरान इवानिसेविच से अलग होने का फैसला लिया, जिसका जानकारों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। हालांकि उस वक्त भी जोकोविच ने इस बात को सामने रखा कि उनके लिए यही सही समय था कोच से अलग होने का, और अब एक बार फिर जोकोविच ने इसी बात को दोहराया है। देखिए, मेरे ख्याल से गोरान ने उसी दिन और मैंने भी ये साफ कर दिया था कि हमने एक साथ अच्छे पल बिताए और एक दूसरे को काफी कुछ दिया। हमारा रिश्ता एक मुकाम तक पहुंचा, लेकिन अब यहाँ से अलग होने का वक्त था, इसलिए हम अलग हुए। वह इस खेल का सर्वश्रेष्ठ कोच रहेगा और सफल कोच भी। हमने जो एक साथ इतिहास रचा उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, नतीजे और इतिहास हमेशा बोलेंगे। वह मेरा और मेरे परिवार का हमेशा एक अच्छा दोस्त रहेगा। वैसे जोकोविच के नाम अनगिनत रिकॉर्ड हैं, जिसमें इस खिलाड़ी की खेल शैली का अहम योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ परिस्थितियों से लड़ने में और टूर्नामेंट्स के खेलने के चयन में और मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखने में कोच की भी भूमिका अहम रही है, और ये बात खुद जोकोविच भी जानते हैं।
ऐसे में आने वाले समय में इस खिलाड़ी के साथ कौन कोच के तौर पर जुड़ता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। इस सप्ताह चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग के मुकाबले खेले गए। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। वहीं बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल ने भी ड्रॉ खेला। वहीं एटलेटिको मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को और बार्सिलोना ने पीएसजी को मात देने में कामयाबी पाई। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। मैच में पहला गोल मैन सिटी की ओर से आया, जिसे बर्नार्डो सिल्वा ने किया। हालांकि इसके बाद रूबेन डायस ने ओन गोल कर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। रियल मैड्रिड ने इसके बाद 14वें मिनट में गोल कर 2-1 की बढ़त बनाई, जिसके बाद फिल फोडेन ने दूसरे हाफ में गोल कर स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से 1-1 गोल और देखने को मिला। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में बायर्न की ओर से हैरी केन का बेहतरीन खेल नजर आया, जिन्होंने मैच में 32वें मिनट में पेनल्टी किक के जरिए गोल किया। इसके अलावा बायर्न की ओर से जिनाब्री ने गोल किया। वहीं आर्सेनल की ओर से साका और ट्रोसार्ड ने 1-1 गोल किया। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में एटलेटिको मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-1 से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में एटलेटिको के लिए डिपॉल और डियास लाइनो ने 1-1 गोल किया। वहीं बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए हॉलर ने एकमात्र गोल दागा। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में पेरिस सेंट जर्मेन को 3-2 के अंतर से मात दी। इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बार्सिलोना के लिए राफिना ने 2 गोल किए, तीसरा गोल क्रिस्टेंसन ने किया। वहीं पीएसजी की ओर से उस्मान डेम्बेले और वितीना ने 48वें और 51वें मिनट में गोल किए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फ्रांस की पहचान एफिल टावर अपने आप में खास है और इस टावर की एक खासियत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा ही कुछ हुआ है फ्रांस की एथलीट अनोक गार्नियर के साथ। तो कौन है अनोक गार्नियर और आखिरकार क्यों है वो चर्चा में, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस का एफिल टावर ओलंपिक के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही साथ एफिल टावर से जुड़कर एथलीट आजकल कुछ नया करने की जुगत में भी रहते हैं, जो उन्हें चर्चा में ला दे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस नजारे के जरिए। रोप क्लाइंबिंग करती ये है फ्रेंच एथलीट अनोक गार्नियर, जिन्होंने 110 मीटर लंबी रस्सी के सहारे एफिल टावर पर चढ़ाई की। गार्नियर अपनी इस मुहिम में एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंची। हालांकि उनका ये प्रयास गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। बावजूद इसके गार्नियर मानती हैं कि वो अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। देखिए, यह बहुत रोमांचक है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया। मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ। मैं इस पल का एक एक कतरा जी रही हूँ। मैंने इसके लिए कई सालों से मेहनत की थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे एफिल टावर पर रस्सी के माध्यम से चढ़ना गार्नियर के लिए एक ऐसे लम्हे के तौर पर सामने है जिसे वह भूलना नहीं चाहती। उनके मुताबिक इस तरह का कार्य ओलंपिक वर्ष में न केवल उनके नाम को एक नया आयाम देगा, बल्कि रोप क्लाइंबिंग को भी विश्व में एक विस्तार देगा। देखिए, एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। इसके अलावा हम ओलंपिक वर्ष में हैं। देखिए, मैंने इसको इसलिए भी किया है ताकि एथलीटों को संदेश दिया जा सके कि जो सपने आप जीते हैं वो साकार होते हैं। गार्नियर अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन फिलहाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह स्थान नहीं बना पाई हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से जो तस्वीर सामने रखी है, वह विश्व मंच पर महिलाओं के बढ़ते कद को सामने रखती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खेल खबरों पर नजर डालते हैं इस खेल दनादन के जरिए। छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन के कार्यभार से हटने का फैसला किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है।
भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने इस सप्ताह नया इतिहास रचा। नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर के मुकाबले में इटली के मैथियो अर्नाल्डी को शिकस्त दी। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय ने इस प्रतियोगिता में पहले दौर का मुकाबला जीता। सुमित नागल को दूसरे दौर में दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी होल्गर रून के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रून के खिलाफ भी नागल एक सेट जीतने में कामयाब रहे। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-2025 के कार्यक्रम को सामने रखा। लीग 2 चरणों में होगी। पहला चरण 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची में होगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग देश में अपनी तरह की पहली घरेलू महिला लीग है, जहां प्रतिभा और कौशल को एक मंच मिलेगा। गोवा राष्ट्रीय खेलों के रजत पदक विजेता स्टीपल चेस खिलाड़ी मोहम्मद नूर हसन विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के प्रतिभागी हेमराज गुर्जर और अंजलि कुमारी को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नाडा ने इन तीनों खिलाड़ियों की प्रतिबंधित पदार्थों की जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ये कदम उठाया है। यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में लिवरपूल को अटलांटा ने हरा दिया। अपने घर में खेले गए मैच में लिवरपूल को अटलांटा के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल में आज इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एथलेटिक बिलबाओ के अनोखे जश्न की तस्वीरों के साथ। 40 साल बाद कोई खिताब जीतने वाली एथलेटिक बिलबाओ का जीत का जश्न थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। टीम के खिलाड़ियों ने नर्वियो नदी में सेलिंग के साथ जीत का जश्न मनाया, जिसमें उनके प्रशंसकों ने भी हिस्सा लिया। आप देखिए झलकियां और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।